बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द अलमनीर साइंस एकेडमी। मैं हूं सिकंदर हयात, आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना आज का लेक्चर जो है अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो हमारा टॉपिक क्या है जी? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस करना। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन कौन से हैं अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स, फंजाई, इसके अलावा हमारे पास आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं एल्जी वगैरह, और लास्ट पे बैक्टीरिया। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी यही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनमें आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, एल्जी और बैक्टीरिया। अच्छा, चूंकि ये ऑर्गेनिजम्स हैं और ऑर्गेनिज्म हमने कहा कुछ यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तकरीबन सारे के सारे प्लांट्स मल्टीसेलुलर हैं, एनिमल्स मल्टीसेलुलर हैं, कुछ यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। फंजाई मोस्टली मल्टीसेलुलर है लेकिन कुछ यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे मेरे पास क्या है जीस्ट। एल्जी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। और सेम एज इट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बेटा होते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे के सारे क्या हैं? ऑर्गेनिजम्स। अब जो मल्टीसेलुलर हैं उनमें चूंकि मल्टीसेलुलर लेवल क्या है कि भाई ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से छोटा जो इंडिविजुअल लेवल है उससे छोटा क्या है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से छोटा क्या है जी? ऑर्गन, टिश्यू, टिश्यू से मिलकर क्या बनते हैं? सेल्स। तो एक्चुअली में हमें क्या पता चला? ये हमें पता चला कि सेल्स हैं मल्टीसेलुलर के अंदर भी और यूनिसेलुलर। जाहिर सी बात है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उनमें सेल्स मिलकर टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। लेकिन अगर वो सेल है सिंगल सेल, फॉर एग्जांपल यूनिसेलुलर है जैसे यीस्ट है, तो वो तो है ही एक सेल। तो चाहे मल्टीसेलुलर है या वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो सबके अंदर क्या पाए जाते हैं? सेल्स पाए जाते हैं। अब हमारे पास ये वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें ये जो फर्स्ट 4 हैं ये वाले, इनको हम कहते हैं यूकैरियोट्स। और ये जो लास्ट वन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज कॉल्ड द प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज मेंट बाय प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। आइए देखते हैं जरा, प्रो का मतलब क्या है, कैरियोट का मतलब क्या है, इधर से यू का मतलब क्या है और कैरियोट का मतलब क्या है। प्रो का मतलब होता है पहले, बिफोर, बिफोर। और कैरियोट का मतलब क्या है? न्यूक्लियस। इसका क्या मतलब है? जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर हम सेल की डिस्कवरी देखें ना, तो हमें यह पता चलता है कि भाई सेल की डिस्कवरी के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियस है ना सेल के अंदर, वो डिस्कवर हुआ 1831 में। कब डिस्कवर हुआ है? 1831। अब 1831 से पहले भी कुछ ऑर्गेनिज्म थे, 1831 के बाद में भी ऑर्गेनिज्म थे। लेकिन हम तसव्वुर ऐसे करते हैं कि जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी से पहले वाले ऑर्गेनिजम्स हैं और वो जिन सेल्स से बनेंगे उनको हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स, मतलब बिफोर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से पहले, मतलब उनके अंदर न्यूक्लियस है ही नहीं था। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें हमें पता चला कि न्यूक्लियस है, उनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड द यूकैरियोट्स। यू का मतलब होता है ट्रू और यूकैरियोट का मतलब क्या है? न्यूक्लियस। तो और अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो पहले 4 किंगडम्स हैं उनको हम कहेंगे दीज आर कॉल्ड द यूकैरियोट्स, और जिन सेल्स से बने हैं उनको हम कहेंगे दीज आर कॉल्ड द यूकैरियोटिक सेल्स, क्योंकि सारे सेल्स से बने हैं। और इसी तरह ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है उनको हम कहेंगे प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स के अलावा जिन जिन सेल्स से वो बने हैं उनको हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब आइए देखते हैं, हमने कहा कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे पास क्या आते हैं जी? हमारे पास एक तो बैक्टीरिया आगे, एक हमारे पास आता है सियानोबैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया। तो सियानोबैक्टीरिया प्लस बैक्टीरिया, यही दोनों वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बेसिकली यूनिसेलुलर भी हैं, चेन्स की फॉर्म में पाए जा सकते हैं, बट इनके अंदर देखा जाए तो इनके अंदर न्यूक्लियस नजर आपको नहीं आएगा। तो हमें एक स्टोरी का पता चल गया कि प्रोकैरियोट्स किनको कहते हैं? उन ऑर्गेनिजम्स को जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और उन सेल्स को हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोट्स उनको कहते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा, और जाहिर सी बात है जिनके उनके सेल्स जो हैं उनको हम कहेंगे दीज आर कॉल्ड द यूकैरियोटिक सेल्स। तो आज यही हमारा टॉपिक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। हम यहाँ पे चीजों को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे और यहाँ पे इसको जो है ना समरी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए तो न्यूक्लियस। तो बच्चों हमें पता चल गया कि न्यूक्लियस जो है वो
प्रोकैरियोट्स, ये यूकैरियोट सेल है ये वाला, और ये क्या है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रो का मतलब भी फोर है, कैरियोट का मतलब क्या है, न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस के अंदर, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन यूकैरियोट सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है। तो एक बात क्लियर होगी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस जो है वो नहीं है, यूकैरियोट सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है। अब क्वेश्चन ये आता है आपके सर इसका मतलब जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया या सियानोबैक्टीरिया, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है? तो मैं कहता हूँ जी नहीं है। अब कहेंगे सर हमारे ज़हन में बड़े डिफरेंट सवाल आ रहे हैं, और वो क्या है, क्योंकि हमने एक लंबी चेन देखी थी, जब हमने पूरा चैप्टर पढ़ा हमने देखा कि जो न्यूक्लियर का बाहर वाला इन्वेलप है ना, उससे क्या बन रही थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन रही थी। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर क्या बन रहा, उसकी बडिंग से क्या बन रहा था, गोल्जी प्लेटस। गोल्जी प्लेटस से क्या बन रहे थे, मुख्तलिफ ऑर्गेनेल, जैसे मैं कहूं कि वैक्यूल, लाइसोसोम्स, पेरोक्सोम्स वगैरह, ये सारे बन रहे थे, और सेल मेम्ब्रेन भी साथ में बन रही है। तो अगर किसी चीज के अंदर न्यूक्लियस ही नहीं है, तो जो बुनियाद, जैसे हमसे कह रहे हैं कि ये सेल है ना, ये सेल, तो सेल के अंदर ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हमने देखा तो यहाँ से क्या बन रही थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इसकी बडिंग से हमारे पास क्या बनता था, गोल्जी प्लेटस, ये गोल्जी प्लेटस। और गोल्जी प्लेटस से डिफरेंट ऑर्गेनेलिज बनती थी, गायोक्सोम, पेरोक्सोम, वैक्यूल वगैरह। और इसी तरह हमने कहा कि फिर यहाँ से कुछ मटेरियल पैक होकर यहाँ पे जाता था। तो अगर यही चीज बुनियाद नहीं होगी तो ये सारी वाली चीजें भी नहीं होंगी। तो चूंकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये वाली न्यूक्लियस ही नहीं है, तो इसका मतलब जो अदर ऑर्गेनेलिज हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी प्लेटस, वैक्यूल, पेरोक्सोम्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये भी कोई वाली ऑर्गेनेली नहीं पाई जाएगी। लेकिन यूकैरियोट सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो ये वाली सारी की सारी ऑर्गेनेलीज पाई जाएंगी। तो इसका मतलब, इसको मैं टिक करता हूँ, ये वाली सारी ऑर्गेनेलीज पाई जाएंगी। इसका मतलब, और एक बात मैं मजीद में आपको एक्सप्लेन कर दूं बच्चों, कि जैसे हम कहें ना, जिंदगी का आगाज अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, इस्लाम के हिसाब से कुछ और है, लेकिन हम कहेंगे बायोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या है। और हम बायोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हमें पता चलता है, ध्यान सुनना मेरी बात को, कि सबसे पहले जो आए हैं वो बैक्टीरिया आए हैं। बैक्टीरिया के बाद फिर क्या है, वो प्रोकैरियोटिक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आती गई, और चेंजेस आने के बाद क्या है, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म, मतलब सबसे पहले ये आए हैं, उसके बाद बाकी सारे के सारे ये वाले आए हैं। तो जैसे मैं आपसे कहूं कि जैसे जो चीज पुरानी होती है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं होती, लेकिन जो चीज नई आती है वो अच्छी आती है, उसमें एडवांस कैरेक्टर्स आते हैं। एवोल्यूशन यही तो है कि जो पुरानी चीज है उससे नई चीजें जो आ रही हैं वो ज्यादा अच्छी हैं। इसी तरह हमारे पास ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, ये तो पुराने हैं, इनमें कैरेक्टर ज्यादा अच्छी नहीं है। कैसे अच्छी नहीं है भाई, इनके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं है। अब न्यूक्लियस ही नहीं है तो सारी की सारी ऑर्गेनेलिज ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस भी है, तो बाकी सारी की सारी ऑर्गेनेलिज भी हैं। तो याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली नहीं पाई जाएगी। मतलब कोई ऐसी ऑर्गेनेली जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है, वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाई जाएगी, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाएगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल किसको हम कहते हैं, डीएनए को, डीएनए। अब आप तो जितना भी हमने डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 4, और उसमें हमने देखा कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए पड़ा होता है, डीएनए पड़ा होता है। तो इसका मतलब एक बात क्लियर हो रही है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस ही नहीं है, तो डीएनए कहां पे होगा, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा। तो इसका मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहां पे है, इन द साइटोप्लाज्म। बट लेकिन देखा जाए अगर यूकैरियोटिक सेल को, तो उनके अंदर क्या है, वो किसके अंदर पड़ा है, वो तो न्यूक्लियस के अंदर पड़ा है। ले जी, ये तो होगी इसकी लोकेशन के बारे में, न्यूक्लियस। सेकंड वन इज दैट कि हमने जब भी यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को देखा, तो हमने कहा डीएनए अकेला नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि डीएनए तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करता है अपने अंदर, और डीएनए बेसिकली नेगेटिवली चार्ज्ड है, और ये जो हिस्टोन प्रोटीन है जो है पॉजिटिवली चार्ज, उसके साथ मिल के स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करके इस न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है। और हमने कहा उन धागों को हम कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। तो एक्चुअली में यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए अकेला नहीं, साथ में क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। और इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि ये टाइट बॉन्डिंग की वजह से इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैक हो जाते हैं कि इस न्यूक्लियस के अंदर पूरा आ जाते हैं। लेकिन बेटा प्रोकैरियोट सेल के अंदर तो न्यूक्लियस ही नहीं है, तो सारे के सारे डीएनए को कहां पे रहना है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इसका मतलब उसको पैकिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने कोई खास स्पेसिफिक जगह पे पूरा नहीं आना यूकैरियोट्स के अंदर। तो भाई जो भी डीएनए था उसने न्यूक्लियस के अंदर पूरा आना था, तो इसलिए अल्लाह ताला ने क्या, इसकी स्ट्रॉन्ग पैकिंग की, और पैकिंग करके उस पूरे डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को न्यूक्लियस के अंदर पैक कर दिया। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर तो बेटा न्यूक्लियस ही नहीं है, तो सारे के सारे डीएनए के पास खुली जगह है, वो साइटोप्लाज्म में जो है ना जितना मर्जी जगह घेर सकता है। तो इसीलिए इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डीएनए होगा। तो पहली बात,
इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर है, लेकिन है सिर्फ और सिर्फ क्या है, डीएनए ही है। लेकिन इनके अंदर क्या है, डीएनए के साथ साथ में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग पैकिंग करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। उसके बाद देखेंगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है, और हम जानते हैं कि बेटा अगर कोई यूनिसेलर है तो वो भी वो सेल डिवाइड करके मल्टीसेलर बनाते हैं। जैसे मैं कहूँ सेल्स मिलकर टिश्यू, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म भी डिवाइड करता है और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म भी डिवाइड करता है। अच्छा, बैक्टीरिया है वो भी डिवाइड कर रहे हैं, मतलब वो यूनिसेलर है वो डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो मल्टीसेलर जैसे हमारी कोई सेल्स हैं तो वो भी डिवाइड करते हैं। डिवीजन सबको करनी है। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना, जो यूकैरियोट्स हैं, जैसे ये वाले सारे के सारे ये जो यूकैरियोट्स हैं, इन सभी यूकैरियोट्स में देखें तो एक ऐसा अमल है डिवीजन वाला जिसको हम कहते हैं माइटोसिस। क्या कहते हैं बेटे, माइटोसिस। और आप जानते हैं कि माइटोसिस आपने पढ़ी होगी चैप्टर नंबर जो है ना वो 6 में, आई थिंक 9th में। तो माइटोसिस क्या थी बेसिकली, माइटोसिस में हमने देखा है कि भाई उसमें एक सेल डिवाइड करके दो में टूटता है, लेकिन अगर उसके स्टेप्स आप देखो तो पहले न्यूक्लियस गायब होता है। न्यूक्लियस गायब होने के बाद फिर क्या होता है जी, अंदर जो बनते हैं स्पिंडल फाइबर्स। वो स्पिंडल फाइबर्स क्या है, बाद में क्रोमेटा मटेरियल मतलब क्रोमोसोम को अलग करते हैं। इसका मतलब फिर ऐसे हो जाता है कि एक सेल का न्यूक्लियस दो बन जाते हैं। वो न्यूक्लियस बाद में टूट के इस तरह एक सेल ये बन जाएगा, एक सेल ये बन जाएगा। तो इसके अंदर भी न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस है। तो ये है एक्चुअली में जो माइटोसिस का प्रोसेस, और ये उनके अंदर होगा जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर तो न्यूक्लियस नहीं होता। तो इनके अंदर डिवीजन वाला अमल कौन सा है, उसको हम कहते हैं बाइंडी फिशन। क्या कहते हैं बेटा, बाइंडी फिशन। तो यूकैरियोट सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, तो इसका मतलब ये वाला अमल होगा, और ये वाला अमल क्या कहलाता है, माइटोसिस। सो इट इज डिवीजन इज बाय द माइटोसिस। लेकिन प्रोकैरियोट सेल के अंदर चूंकि न्यूक्लियस ही नहीं है तो माइटोसिस कैसे होगी, क्योंकि माइटोसिस में पहले न्यूक्लियस में टूटना है, तो भाई न्यूक्लियस ही नहीं है तो माइटोसिस तो हो ही नहीं सकती। तो फिर यहां पर क्या है, बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन। उसके बाद देखें जी सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन तो सभी में पाई जाती है, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या वो यूकैरियोटिक सेल हो, सेल मेम्ब्रेन तो सभी में पाई जाती है। लेकिन सेल वॉल जो है, जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है। इन यूकैरियोट्स में, एनिमल्स में नहीं पाई जाती, प्लांट्स में पाई जाती है, फंजाई में पाई जाती है और एल्गी में पाई जाती है। अगर हम बात करें तो यूकैरियोट्स के जो प्लांट हैं इनकी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। अच्छा, एल्गी की सेल वॉल भी सेलुलोज की बनी होती है, फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटन की। तो इन यूकैरियोट्स में इस प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज, एल्गी की सेल वॉल बी सेलुलोज और फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटन की। लेकिन बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की। लें जी, मैं लिख लूं पेप्टाइडोग्लाइकेन। लेकिन यूकैरियोट्स में देखा जाए, अगर वो प्लांट की है तो वो सेलुलोज की, अगर वो एल्गी की है तो भी वो सेलुलोज की, और अगर वो फंजाई की है तो वो बनी होती है काइटिन की। तो ये डिफरेंस आपको नजर आ रहे हैं। और बच्चों पेप्टाइडोग्लाइकन आपने पहली दफा सुना होगा तो इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बता देता हूं। पेप्टाइड का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, जब अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो बॉन्ड कौन सा बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और ग्लाइकेन क्या है, बेसिकली ग्लाइकेन तो ग्लूकोज के यूनिट्स का एक लंबी चेन है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज, इसी तरह ये ग्लूकोज की एक लंबी चेन। सो दिस इज द वन ग्लाइकेन, दिस इज द अनदर ग्लाइकेन। इसी तरह ये क्या है जी, ग्लाइकेन। और अगर इन चेन्स को मैं मिला दूं कैसे, विद हेल्प ऑफ द पेप्टाइड। अब पेप्टाइड क्या है, जब अमाइनो एसिड मिलते हैं, मतलब एक अमाइनो एसिड इधर है, दूसरा अमाइनो एसिड दरमियान में कौन सा बॉन्ड बना, पेप्टाइड बॉन्ड। तो मैं इन चेन्स को आपस में मिला रहा हूं विद हेल्प ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। तो असल में ये अमाइनो एसिड्स दरमियान में उनका पेप्टाइड बॉन्ड इन चेन्स को मिला रहा है, और ये जो चेन्स हैं इनको हम कहते हैं ग्लाइकेन चेन्स। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है इट इज कॉल्ड द पेप्टाइडोग्लाइकन। और ये किन के अंदर पाया जाएगा, ये बैक्टीरिया के अंदर, मतलब ये किन के अंदर पाया जा रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जा रहा है। नेक्स्ट देखें जी, राइबोसोम्स। बच्चों राइबोसोम भी तो एक ऑर्गेनेल ही है ना। अब हमने कहा कि कोई भी वो ऑर्गेनेल, ध्यान सुनना मेरी बात को, कोई भी वो ऑर्गेनेल जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होगी वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई नहीं पाई जाती, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाएगी। अब सवाल ये आता है कि फिर राइबोसोम का अलग से तज़किरा क्यों किया गया है।
बेटा राइबोसोम वो ऑर्गेनेली है जिसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होती, तो फिर इसका मतलब है ये इनमें भी पाई जाएगी और इनमें भी पाई जाएगी। लेकिन मैं आपसे कहता हूं मेरे पास ये दो सेल्स हैं, एक प्रोकैरियोटिक है, एक यूकेरियोटिक है। इसके अंदर भी राइबोसोम है, इसके अंदर भी राइबोसोम है। अब इसका भी राइबोसोम निकालता हूं, इसका भी राइबोसोम निकालता हूं, आपको थोड़ा सा फर्क नजर आएगा। प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम थोड़ा छोटा होता है, यूकेरियोटिक राइबोसोम थोड़ा सा बड़ा होता है। और वो प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम कितना होगा 70s, और यूकेरियोटिक सेल का राइबोसोम कितना होगा 80s। और ये स्वेडबर्ग की जो है ना वो बेसिकल एक्सप्लेनेशन हमने की है चैप्टर नंबर 4 के राइबोसोम के लेक्चर में, ठीक है। तो अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स किए हैं इनमें हमें एक चीज क्लैरिफाई हुई है, और वो ये है कि बेसिकली प्लांट्स ये प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स में बेसिकली काफी डिफरेंसेस हैं, और जो डिफरेंसेस हैं वो हमने लॉजिकली किए हैं कि पहला जी न्यूक्लियस इनके अंदर नहीं है, इनके अंदर है। अब इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो इनके अंदर है। और बच्चों ये न्यूक्लियस प्रोकैरियोट सेल्स में नहीं है, आप कहेंगे सर प्रोकैरियोट सेल के अंदर न्यूक्लियस क्यों नहीं है, तो बेटा इनको जरूरत ही नहीं है ना न्यूक्लियस की। असल में न्यूक्लियस का काम पता क्या होता है, ये जो है ना अंदर वाले मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। और दरमियान में क्या न्यूक्लियर इनवेलप, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को अलहदा कौन कर रहा है, वो तो कर रहा है न्यूक्लियस। इनके अंदर चूंकि इस अलहदा करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये बहुत प्रिमिटिव सेल्स हैं, इतने एडवांस नहीं है, तो जो चीजें एडवांस होती हैं उनमें सेपरेशन लाजमी है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में जो है ना वो सेपरेशन लाजमी है। तो अल्लाह ताला ने इनके अंदर मेम्ब्रेन वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाई नहीं है। उसके बाद इनके अंदर मेम्ब्रेन है क्योंकि इनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को अलहदा करना है, और अलहदा करने के लिए न्यूक्लियर इनवेलप के जरिए हमने दो पोर्शंस को अलहदा से जो है ना वो डिफरेंट किया हुआ है। उसके बाद देखो ऑर्गेनेलिज में देखा जाए तो हमने देखा कि इनके अंदर ऑर्गेनेलिज जो हैं वो चूंकि जो सारी की सारी न्यूक्लियस से रिलेटेड ऑर्गेनेलिज हैं वो इनके अंदर नहीं पाई जाएंगी, इनके अंदर पाई जाएंगी। फिर हमने देखा कि जेनेटिक मटेरियल इनका साइटोप्लाज्म में होगा डेफिनेटली इनके अंदर, और इनके अंदर सिर्फ डीएनए है, प्रोटीन नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। और क्यों नहीं है मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फिर हमने देखा जी जेनेटिक मटेरियल इनका न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा, लेकिन अकेला डीएनए नहीं, साथ में हिस्टोन प्रोटीन भी होगा। सेल डिवीजन देखी जाए तो इनके अंदर क्या है, बाइंड डिफिजन, माइटोसिस नहीं हो सकती, क्योंकि माइटोसिस के लिए होना न्यूक्लियस का होना लाजमी है। इनके अंदर न्यूक्लियस है नहीं, तो इसलिए इनके अंदर क्या होगी, बाइंड डिफिजन, इनके अंदर क्या होगी, माइटोसिस। उसके बाद सेल वॉल में हमने देखा कि बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, और पेप्टाइडोग्लाइकन को हमने यहाँ पे जस्टिफाई किया है। लेकिन जो है वो यूकेरियोट्स में देखा जाए तो एनिमल्स के अंदर सेल वॉल तो है नहीं, बाकी इनके अंदर सेल वॉल्स हैं, और इनकी भी हमने कंपोजिशन देख ली। राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में छोटे होते हैं, यूकेरियोट्स में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। और एक मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूं बच्चों, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ना कि माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एग्जांपल प्लांट सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होगा क्योंकि उसके इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन है, लेकिन इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। और आपके ज़हन में सवाल आएगा सर माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है रिस्पायरेशन करके एटीपी बनाना, रिस्पायरेशन करके एटीपी बनाना। तो इनके अंदर चलो माइटोकॉन्ड्रिया है तो रिस्पायरेशन और एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही, मतलब रिस्पायरेशन होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और साथ में क्या होगी, एटीपी बनेगी। लेकिन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो फिर इनकी एटीपी कौन बनाएगा, बेटे यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक और स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसका नाम है मीजोसोम, और वो मीजोसोम बेसिकली एटीपी बनाने वाला फंक्शन करता है। तो यहाँ तक था बच्चों हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।